नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हंसराज। आज हम बात करेंगे सीएससी रैप इंश्योरेंस एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिया है और तैयारी आपको करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना, तो सिर्फ वीडियो देखकर भी आपका काम चल जाएगा। आप पूरी वीडियो को देख लो बस, ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक चीज़ दोस्तों और है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक या रेगुलेटर कौन है? तो इसका आंसर है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, IRDAI, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है? तो इसका आंसर है बीमा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित है? इसका आंसर है जन आरोग्य, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। एक सेकंड। जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बीमा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, जोखिम घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को क्या कहते हैं? इसका है हानि रोकथाम, जिससे कि भाई अगर आप बीमा करवा लोगे तो आपको नुकसान कम होगा, ठीक है। नुकसान तो हो सकता है भविष्य में, कुछ पता नहीं है, बट कम होगा, क्योंकि जो बीमा है वो आपका कुछ भरपाई कर देगा। अगला क्वेश्चन है, बीमाकर्ता को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह डैश संभव हो जाता है? तो क्या आंसर है इसका? शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने करना, ये वाला, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये देखिए। सातवां क्वेश्चन, आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी? तो आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत लॉयड्स से हुई थी, ठीक है। आठवां क्वेश्चन, बीमा के संदर्भ में जोखिम अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां पर व्यक्ति स्वयं ही जोखिम और उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय करता है। इट मीन्स अगर आप बीमा नहीं करवाओगे, तो अगर कोई केस होता है, कुछ दिक्कत आती है, तो वो सारी चीज़ आपको ही झेलनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, उस परिदृश्य की पहचान करें जहां पर बीमा की जरूरत एक बहस की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि उस केस में आपको बीमा के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप ही बीमा करवा लोगे। तो उसका आंसर है तृतीय पक्ष के लिए मोटर बीमा। जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, उसके लिए आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई समझाने नहीं आएगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लो, वो आप खुद ही कराओगे, क्योंकि अगर आप वो इंश्योरेंस नहीं कराओगे तो आपका चालान कटेगा, ठीक है। तो उसके लिए किसी को भी समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में डैश बीमा अनिवार्य होता है? तो यही बीमा अनिवार्य है, कौन सा? मोटर तृतीय पक्ष दायित्व। जो मोटर बीमा होता है थर्ड पार्टी, ये अनिवार्य होता है और ये करवाना ही पड़ता है, नहीं तो आपको चालान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लोग इसको करवाते हैं और इसके लिए वो सोचते भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य नहीं है? इसका आंसर है नाबालिग। जो नाबालिग पक्ष होता है, वो जीवन बीमा इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। हालांकि उसके माँ बाप उसके नाम पे कोई पॉलिसी ले सकते हैं, बट वो खुद अपने नाम पर कोई पॉलिसी नहीं ले सकता, ठीक है। माँ बाप ले सकते हैं, बट खुद वो नहीं ले सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक डैश के माध्यम से IRDAI से संपर्क कर सकता है? किसके माध्यम से? वो है IGMS,
ठीक है। IGMS इसकी फुल फॉर्म भी देखिए अगले क्वेश्चन में पूछी गई है कि भाई IGMS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू अगर किसी को अपने पॉलिसी को लेकर कोई दिक्कत है तो इस सिस्टम के थ्रू वो IRDA से संपर्क कर सकता है। अब IRDA क्या है, तो IRDA एक तरह से रेगुलेटरी है जो बीमा कंपनियों को चलाती है। ठीक है, तो इसको संपर्क करने के लिए इससे आपको इस माध्यम से गुजरना होता है। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप इनसे पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसे एक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, किसको कस्टमर नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर है वह व्यक्ति जो पुनः विक्रय करने के लिए सामानों की खरीदारी करता है। अगर आपको सामान खरीदना है बट उस सामान को आप आगे बेचोगे तो उस संबंध में आपको एक उपभोक्ता नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप उस सामान का यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको बिक्री कर रहे हो। तो जो उस सामान को आखिर में यूज़ करेगा उसे ही उपभोक्ता या कस्टमर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। उपभोक्ता फॉर्म किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपभोक्ता जो फॉर्म होते हैं वो किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 10/4/1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 10/4/1986। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। डैश का अधिकार उन मामलों से है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपए तक होता है। तो 20 लाख रुपए तक का जो दावा होता है वो जिला फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, 20 लाख रुपए तक का दावा जिला फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको आप याद रख लेना इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन से उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी। तो 20 लाख तक था हमारा कौन सा, जिला वाला, और 20 लाख से 100 लाख तक कौन सा आएगा, वो आएगा राज्य आयोग वाला। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल क्षेत्र अधिकार से संबंध में सही है। तो इसका आंसर है ये वाला। बीमा लोकपाल केवल एक निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है। ये बात सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। जो बीमा लोकपाल होता है के पास शिकायत कैसे की जाएगी। बीमा लोकपाल के पास शिकायत आप कैसे कर सकते हो। तो इसका आंसर है शिकायत लिखित रूप में आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इन ऑप्शंस के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे सही ऑप्शन यही वाला है कि आपको लिखित रूप में शिकायत यहाँ पर देनी होगी, लिख के देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या होती है। मतलब कितने टाइम तक आप बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हो। तो इसका आंसर है बीमा कंपनी द्वारा शिकायत की अस्वीकृति के 1 वर्ष के भीतर। इसका मतलब अगर आपने बीमा कंपनी से शिकायत कर दी है अपनी पॉलिसी को लेकर, बट जो बीमा कंपनी है वो आपकी बात नहीं सुन रही, तो जब से उसने अस्वीकार करी है आपके एप्लीकेशन को या आपके जो भी काम आपका अटक रहा है, जब से उसने अस्वीकार किया है तब से 1 साल के भीतर भीतर आपको जो बीमा लोकपाल है उससे संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि भैया 2 साल पहले मेरी कंपनी ने मुझे मना कर दिया था और मैं अब आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 1 साल के भीतर भीतर बीमा लोकपाल से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी लोकपाल के पास शिकायत करने के लिए पूर्व आवश्यक नहीं है। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ नहीं चाहिए बीमा लोकपाल के पास शिकायत करने से। तो इसका आंसर ये है, शिकायत को लोकपाल से पहले उपभोक्ता फॉर्म से संपर्क करना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट बीमा लोकपाल से शिकायत कर सकते हो। आपको बीच में पहले उपभोक्ता फॉर्म के पास जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई फीस या कोई शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी फीस या शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। निजी बीमा कंपनी के खिलाफ भी शिकायत आप दर्ज कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में बीमा लोकपाल के कार्यालय कितने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही टिक नहीं किया है, क्योंकि आप ये वीडियो मान लीजिए 2024 में देख रहे हो, तो 2024 के अंदर आप पहले एक बार गूगल पे सर्च मार लेना कि भारत में बीमा लोकपाल के कार्यालय कितने हैं, फिर उसके हिसाब से अपडेटेड यहाँ पर जो एंट्री है वो आप डालना। ठीक है। हो सकता है 18 हो गए हों, हो सकता है 11 हो गए हों, तो जो भी लेटेस्ट एंट्री है वो आप सर्च मार लेना गूगल पे लिख के कि भारत में बीमा लोकपाल के कार्यालय कितने हैं। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा? मतलब इनमें से कौन सी चीज़ सही रहेगी अगर किसी को बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत करनी है तो इसका आंसर है बीमा लोकपाल। बीमा लोकपाल के पास आप जा सकते हो। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, डैश बीमा धारक और बीमाकर्ता के आपसी समझौते द्वारा मध्यस्थ या परामर्शदाता के रूप में संदर्भ शर्तों के भीतर कार्य करता है। इसका आंसर है बीमा लोकपाल। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा देखिए, निम्नलिखित विकल्प वैध उपभोक्ता शिकायत के लिए आधार नहीं बन सकते, तो इनमें से कौन सी चीज के बेस पर आप शिकायत नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है ये वाला, ग्राहक को अपनी श्रेणी में सबसे अच्छे उत्पाद की सलाह नहीं देने वाला दुकानदार। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तेरे ऊपर केस करने जा रहा हूँ इसी दुकानदार के ऊपर, क्योंकि तूने अपनी दुकान में सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे नहीं बताया या अपनी अच्छी सर्विस के बारे में मुझे नहीं बताया। आप ये लाइन बोल के उसकी शिकायत नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होनी जरूरी है? तो इसका आंसर है बीमा कराते टाइम। बीमा कराते टाइम ही आपका जो हित है वो उसमें विद्यमान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप बीमा क्यों ले रहे हो, इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए बीमा कराने के समय। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो इसका आंसर है ये वाला, मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए बीमा नहीं ले सकता, ये गलत बात है। ठीक है, इसमें ये रॉन्ग आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रमेश द्वारा बीमित नहीं किया जा सकता? मतलब कि रमेश को अगर किसी का बीमा करवाना है तो इनमें से किसका वो बीमा नहीं करवा सकता? इसका आंसर है रमेश के मित्र का। रमेश के मित्र का वह बीमा नहीं करवा सकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी इरादे से किए गए हैं। इसका आंसर है गलत बयानी। गलत बयानी गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ी के इरादे से दिए गए हैं, मतलब मुंह से गलत निकल गया, गलत बयान निकल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HLV की धारणा किसने आविष्कार की थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है प्रोफेसर ह्यूम्बर ने। प्रोफेसर ह्यूम्बर ने इसकी जो आविष्कार है, इसकी खोज की थी, इस लाइन की। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मिस्टर राजन प्रतिवर्ष हर साल लगभग 1,20,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है। स्वयं पर रुपये 24,000 रुपये खर्च करते हैं। ठीक है। उनकी असामयिक मृत्यु हो जाने पर परिवार को प्रतिवर्ष 96,000 रुपये की शुद्ध कमाई की हानि होगी। ठीक है भाई। मान लें कि ब्याज दर 8% है, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताइए, मतलब कि कितने रुपए का उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए, उसकी लाइफ वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा कि एक साल में जो कमाई होती है उसका 10 गुना आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकालना होता है, कम से कम 10 गुना। ठीक है। वो कितना खर्च करता है या कितना बचाता है इससे वो मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि एक साल के अंदर वो कितना पैसा कमा रहा था, उससे आप 10 को उसको आप 10 से गुना कर देना, वही इसका आंसर आएगा। ठीक है।
मतलब कि इतने रुपए का उसको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो परिवार है उसको हानि नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमा की आवश्यकता है ये निर्णय लेने में मदद करती है? इसका आंसर है मानव जीवन मूल्य। अभी जो हमने पढ़ा था ह्यूमन लाइफ वैल्यू, तो हिंदी में लिखा हुआ है मानव जीवन मूल्य। एक विधि है, एक फार्मूला है जिससे कि पता चल सकता है कि भाई किसी को कितने रुपए का इंश्योरेंस कराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है? टैक्स बचाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर है कर चोरी। आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, इसका मतलब टैक्स बचाने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, इसमें आएगा टैक्स चोरी, कर चोरी। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से इसमें बचत का तत्व बहुत कम होता है अथवा कुछ भी नहीं रहता है? इसका आंसर है म्यादी बीमा योजना। जो टर्म इंश्योरेंस होता है उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। अगर आप टाइम रहते, मान लीजिए आपने 60 साल तक का अपना टर्म इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर आपकी डेथ 60 साल तक हो जाती है तो ही परिवार को पैसा मिलेगा। ठीक है, इन केस अगर आपकी डेथ नहीं होती है, जो कि अच्छी बात है, उस केस में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें बोला गया है कि भाई जो बचत का तत्व है वो बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर मान लो, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है? तो इसका आंसर है विभिन्न अस्तित्व संवर्गों में निधि का निवेश करके। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें वो अपने रिस्क को कम कैसे करते हैं? तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को एक जगह पर ना निवेश करके वो जगह जगह पर निवेश करते हैं। मतलब कि एक 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 जगह पैसा नहीं डालते वो, और वो काफ़ी जगह पैसा डालते हैं, ताकि अगर एक जगह पैसा डूबता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी जगह पैसा कमा के दे देगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धन संचयन का उत्पाद है? मतलब पैसे बचाने का कौन सा तरीका है? तो वो है शेयर। शेयर पैसे बचाने का तरीका है इन ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों का सर्वाधिक महत्व देगा? मतलब कितना पैसा उसने बचाया है, वो कब उसको सबसे ज़्यादा की उनको आवश्यकता होगी। भाई पैसे पहले कितने बचाए थे, इसकी ज़रूरत उसको कब होगी? ठीक है, तो इसका आंसर है सेवानिवृत्ति के बाद, जब वो रिटायर हो जाएगा तब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि उसने कितना पैसा बचाया है, या तब ये बात मायने रखेगी कि उसने कितना पैसा बचाया है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच में क्या संबंध रहता है? तो इसका आंसर है ये रहा, बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल। मतलब अगर आप बड़ी निवेश कर रहे हो, ज़्यादा पैसे निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, तो आपको जो प्रतिफल मिलेगा, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो बहुत गुना मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आकस्मिक उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जाता है? वो है जीवन बीमा। जीवन बीमा आकस्मिक होता है, कभी नहीं पता भाई ये जो जीवन बीमा कराया आपने कब आपको जरूरत पड़ जाए उसकी, ये आकस्मिक होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगर पॉलिसी जारी करते समय इसके कुछ नियमों और शर्तों में संशोधन किया जाना है, ठीक है, आवश्यक है वो की, तो क्या यह कार्य डैश के माध्यम से संसाधनों का संशोधनों का निर्धारण करके पूरा किया जाता है? तो इसका आंसर है पृष्ठांकन। मतलब उस पेज नंबर पे या उन बातों पे नंबर्स दिए जाएंगे जिसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है? मतलब कि जो जीवित नहीं है, चूंकि जीवित नहीं है, मृत है, तो इसका आंसर है जीवन बीमा। जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन,
आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म बीमा के प्रीमियम भुगतान की तुलना में डैश होता है अधिक। आजीवन बीमा का प्रीमियम भुगतान टर्म प्लान, जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं, उनसे अधिक होता है। आपने देखा भी होगा, आपने ये सुना भी होगा कि सिर्फ 400 रुपये में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराइए, सुना होगा आपने। तो यही चीज़ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान जितना डैश होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी उतना ही डैश होगा। इसका आंसर है अधिक अधिक। जितना अधिक आप पैसे भुगतान करोगे, जितना अधिक प्रीमियम आप दोगे, उतना ज़्यादा पैसा आपके परिवार वालों को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बंधन मुक्ति बीमा के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है आवास ऋण लेने वालों के लिए सुरक्षा प्रदान करना। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो आपको एक चीज़ मालूम होगी कि होम लोन की जो किस्त जाती है उसमें आपको थोड़े से पैसे इंश्योरेंस के भी देने पड़ते हैं, ताकि इन केस अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका जो होम लोन है वो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर कर लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये रहा, जो बंधक मुक्ति बीमा होता है, एमआरआई बोलते हैं, के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किया जा सकता है। इसका आंसर है घटती टर्म जीवन बीमा, घटती टर्म जीवन बीमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती म्यादी बीमा में प्रीमियम का भुगतान समय के साथ होता है, इसका है स्थिर रहता है। घटती म्यादी जीवन बीमा में प्रीमियम का भुगतान स्थिर रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घटते म्यादी बीमा के संदर्भ में नीचे दिया गया कौन सा कदम गलत है? इसका आंसर ये वाला, प्रीमियम राशि कवरेज की अवधि कम हो जाती है, मतलब कि आपकी जो प्रीमियम है वो कम होता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपनी की बिक्री में सुरेश का योगदान 20% है। ठीक है। वह अपने काम को जारी रखने में असमर्थ है, उसकी विकलांगता के बाद कौन सी पॉलिसी नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी की मदद करेगी? तो इसका आंसर है प्रमुख व्यक्ति बीमा, प्रमुख व्यक्ति बीमा उसकी हेल्प करेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम करता है और उसने अपने आप का ही बीमा करवा रखा है कि मैं अच्छा काम करता हूँ तो मेरा ये बीमा है, इन केस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। तो यही बीमा सुरेश का करवा रखा था कंपनी ने। अब क्योंकि सुरेश काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए बीमा कंपनी को उसका पैसा देना पड़ेगा, जितना कि कंपनी को नुकसान हो रहा है सुरेश के काम ना करने की वजह से। ठीक है। तो इस टाइप के बीमा भी होते हैं, जिसको कहते हैं प्रमुख व्यक्ति बीमा। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्ति जो बीमा होता है, पॉलिसी के तहत व्यक्ति के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें से किससे जुड़ा होता है? तो इसका आंसर है व्यवसाय की लाभप्रदता से, व्यवसाय की लाभप्रदता से जुड़ा होता है आमतौर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक म्यादी पॉलिसी खरीदने की सबसे अच्छी सलाह दी जाती है? किसको? किसी को। ठीक है। इसका आंसर है एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमा की जरूरत है लेकिन उसके पास बजट कम है, पैसे उसके पास कम है, तो उसको एक म्यादी पॉलिसी खरीदने की एक अच्छी सलाह दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है अमेरिका में। जो यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी है वो सबसे पहले अमेरिका में शुरू की गई थी। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड ये देखिए, नीचे दिया गया कौन सा विकल्प MWP अधिनियमों के मामलों में संदर्भ में सही है? कथन एक है हमारा, मृत्यु दावों का निपटारा नामितियों के पक्ष में किया जाता है, और दूसरा है यहाँ पर मृत्यु दावों का निपटारा न्यासियों के पक्ष में किया जाता है। इसका आंसर दो सही है, न्यासियों के पक्ष में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पॉलिसी MWP अधिनियम के तहत ली गई है, अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए एक विशेष न्यासी नियुक्त नहीं कर सकता तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि को डैश में देय हो जानी चाहिए।
तो इसका आंसर है राज्य के सरकारी न्यासी को। अगर उसके पैसे को लेने वाला कोई भी नहीं है तो गवर्नमेंट के जो सरकारी जो न्यासी होते हैं उनको यहाँ पर ये पैसे दिए जाएंगे या ये दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, महेश ने उधार की पूंजी से एक व्यवसाय चलाया, एक बिजनेस चलाया। उसकी आकस्मिक निधन के बाद अभी जो सभी लेनदार थे वो महेश के घर पहुंच गए संपत्ति को हथियाने के लिए। इसमें से कौन सी संपत्ति लेनदारों से के पहुंच से परे है, मतलब कि जो लेनदार हैं जो पैसे लेने आए हैं वो इनमें से किस संपत्ति पर हाथ नहीं डाल सकते। तो इसका आंसर है ये वाला, MWP अधिनियम की धारा 6 के तहत खरीदी गई म्यादी जीवन बीमा पॉलिसी। ठीक है, MWP अधिनियम के धारा 6 के तहत खरीदी गई म्यादी जीवन बीमा पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, पॉलिसी में लैप्स का मतलब क्या होता है। तो अगर आप दोस्तों अपने प्रीमियम को नहीं भरते हो और जो बीच में गैप आता है, मान लीजिए इस महीने भरा अगले महीने नहीं भरा फिर उससे अगले महीने भर दिया, तो इसको कहते हैं लैप्स आना। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, यूलिप मामलों में निवेश जोखिमों को कौन वहन करता है सॉरी। इसका आंसर है बीमा धारक, क्योंकि यूलिप जो प्लान होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसमें आप जो पैसे लगाते हो अपने प्रीमियम देते हो उन पैसों से शेयर्स आते हैं और अगर मार्केट गिरती है तो वो नुकसान आपका होगा, अगर मार्केट उठती है आपको फ़ायदा होगा तो वो फ़ायदा भी आपका होगा। ठीक है, तो यूलिप प्लान में ऐसा रहता है, इसमें कंपनी की जिम्मेदारी बहुत कम होती है, ये हाई रिस्क वाला एक प्लान होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इनमें से मानक आयु प्रमाण का कौन सा एक उदाहरण है। मानक आयु प्रमाण का कौन सा एक उदाहरण है। इसका आंसर है पासपोर्ट। पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, नीचे दिए गए आयु प्रमाण दस्तावेजों में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर है राशन कार्ड। ठीक है, इसका आंसर है राशन कार्ड। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है। एड्रेस का प्रूफ कौन सा नहीं है। तो पैन कार्ड, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता इसीलिए पैन कार्ड एड्रेस का प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। ये इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण नहीं है। इसका आंसर है पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड एड्रेस का प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे नैतिक खतरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका आंसर है बीमा की खरीद के बाद जोखिम पूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। बीमा की खरीद के बाद जोखिम पूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेजों को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है प्रस्ताव पत्र। प्रस्ताव पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा विकल्प बीमा कंपनियों और बीमा धारक के बीच हुए अनुबंध को दिखाता है, उसका साक्ष्य है, उसका प्रूफ है। इसका आंसर है पॉलिसी दस्तावेज, कि भाई जो बीमा कंपनी और आप में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपके पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही देखा जा सकता है कि आपने पॉलिसी करवाई है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रीमियम रसीद क्या दर्शाती है। तो इसका आंसर है यह इस बात का एक प्रूफ होता है कि भाई जो पॉलिसी है वो स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिसी है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग डैश धन को अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया है जिससे कि इसके डैश मूल को छुपाया जा सके
ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो। इसको कहते हैं अवैध और अवैध। जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो अवैध धन को अर्थव्यवस्था में लाने का काम करती है, और इससे क्या होता है, जो अवैध मूल होता है उसका मतलब कि ये काला धन है या फिर ये इलीगल मनी है, तो ये चीज़ लीगल बन जाए, इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। तो इसका आंसर आएगा अवैध और अवैध। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। अवैध पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है, उसको मजा नहीं आ रहा, तो वह फ्री लुक अवधि के भीतर, यानी कि पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के 10 दिन के भीतर पॉलिसी को वापस लौटा सकता है। इसका आंसर है 15 दिन। 15 दिन के भीतर वो वापस कर सकता है। तो अगर आपको कोई पॉलिसी आपने ले ली है और बाद में आपको पछतावा हो रहा है, तो आप 15 दिन का वेट कीजिए, आपकी जो पॉलिसी है वो कैंसिल हो जाएगी, जो आपका पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा वापस लौटाई गई पॉलिसी से संबंधित नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसका आंसर है हमारा बीमा कंपनी कवर की गई अवधि के लिए अनुपातिक प्रीमियम, चिकित्सा जांच और स्टाफ चार्ज पर किए गए खर्चों का समायोजन करने के बाद ही प्रीमियम को वापस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगर किसी पॉलिसी दस्तावेज विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया गया है और इससे कोई अस्पष्टता उत्पन्न नहीं होती है, तो आमतौर पर कैसे समझा जाएगा इस चीज़ को। तो इसका आंसर है बीमा धारक के पक्ष में समझा जाएगा इसको। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन एक मानव बीमा पॉलिसी दस्तावेज का पहला भाग माना जाता है। आंसर है पॉलिसी अनुसूची। पॉलिसी अनुसूची को मानव बीमा पॉलिसी दस्तावेज का एक पहला डॉक्यूमेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमा पॉलिसी बीमा अधिनियम 1938 की डैश के तहत नामांकन की अनुमति होती है। इसका आंसर है धारा 39। ठीक है, बीमा पॉलिसी अधिनियम 1938 की धारा 39 के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। तो उसको कहते हैं, जो नॉमिनी है वो एक नाबालिग है। आपने मान लीजिए कोई पॉलिसी कराई और आपने जो नॉमिनी रखा था वो छोटा बच्चा रखा था, तो उस केस में एक बीच में एक बंदा आएगा और उसी के बिहाफ पर आप नाबालिग का इंश्योरेंस करवा सकते हो, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, या फिर अदर कोई रिलेशन में हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है। आंसर है नॉमिनी का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार। ये गलत है। नॉमिनी का संपूर्ण दावे पर पूरा अधिकार, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पॉलिसी के संदर्भ में गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है कम से कम 3 सालों के लिए। अगर आप 3 सालों के लिए कम से कम प्रीमियम का भुगतान करते हो तो आपको पैसा वापस मिल जाता है एक तरह से, मान लीजिए। ठीक है, अगर आप कैंसिल भी करते हो तो। अगला क्वेश्चन है, किसी पॉलिसी को कब व्यपगत समझा जाता है। आंसर है रियायती अवधि प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया तो उसको व्यपगत समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पॉलिसी धारक देय तिथि तक भुगतान नहीं करता और रियायती अवधि के दौरान वापस जाता है तो ऐसे में क्या होगा। ठीक है भाई, जो लास्ट डेट थी उस तक उसने भुगतान नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जो बीमा कंपनी है वो प्रीमियम ऑपरेटर को बोलेगी और आप हमें बोलोगे, ऐसे होगा ना। तो इस तरह से होगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। एक कार दुर्घटना में परिवहन की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाभार्थी मृत्यु दावे के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मृत्यु के मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका आंसर है तहकीकात की रिपोर्ट। ठीक है, जो नॉर्मल डेथ होती है और एक्सीडेंट से डेथ होती है
तो इसमें जो कॉमन बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अलग होता है, तो उसको कहते हैं तहकीकात की रिपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे को एक शीघ्र मृत्यु दावा माना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा, अगर पॉलिसी अवधि के 3 वर्षों के भीतर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु पहले हो जाती है तो उसको 3 वर्षों के भीतर हो जाती है तो उसको शीघ्र मृत्यु दावा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दावों के वर्गीकरण शीघ्र या गैर शीघ्र आधार पर मेल या फीमेल को चुने। तो इसका आंसर है, म्यादी बीमा खरीदने के 5.5 साल बाद प्रवीण की मृत्यु हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हिप्पोक्रेटस के अनुसार बीमारी के कारण कौन से होते हैं? तो ये सारे होते हैं, स्वच्छता, व्यक्तिगत अब स्वच्छ और जो आहार आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस कब शुरू किया गया था? सीजीएस क्या होता है पता नहीं, तो ये शुरू किया गया था 1954 में, 1954 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, पहचाने। आंसर है इसका, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है, ये सही है, स्वास्थ्य बीमा का संबंध रुग्णता से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वास्थ्य बीमा में अस्पतालों के संबंध में पीपीएन का सही पूर्ण रूप पहचानिए। पीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पीपीएन की फुल फॉर्म होती है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये देखिए, राजीव महतो द्वारा प्रस्तुत एक स्वास्थ्य बीमा दावे जांच के दौरान बीमा कंपनी को पता चला है कि राजीव महतो के बजाय उसके भाई राजेश महतो को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ठीक है, राजीव महतो की पॉलिसी एक फैमिली फ्लोटर योजना नहीं है, यह डैश धोखाधड़ी का उदाहरण है। तो इसका आंसर है प्रतिरूपण, मतलब कि राजीव महतो के नाम पे पॉलिसी थी, बट उसके भाई जो राजेश महतो था वो बीमार हो गया, भर्ती उसको कराया गया, बट राजीव जो महतो था उसकी पॉलिसी थी, तो ऐसे मतलब कि इंटरचेंज कर दिया गया, गलत आदमी को वहाँ पर भर्ती कराया गया, या उनके बिहाव पर उनकी पॉलिसी पर वो भर्ती हो गए और वो अपना इलाज करवा रहे हैं, या वो चाहते हैं कि उनको पॉलिसी का पैसा मिल जाए, तो इसको कहते हैं प्रतिरूपण। ठीक है, प्रतिरूपण। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, IRDA नियमों के अनुसार जांच के तहत जीवन बीमा पॉलिसी दावे का भुगतान किया जाना चाहिए 6 महीने, 6 महीने के भीतर भुगतान कर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 87वां, राज्य बीमा योजना के तहत एक कर्मचारी अपने वेतन का कितना प्रतिशत योगदान देता है? जो राज्य बीमा होता है, ESI मान लीजिए इस टाइप का, तो उसमें 1.75%। ठीक है, राज्य बीमा योजना में 1.75% होता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, यह देखिए, घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट गई। ठीक है, पानी में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, बट निमोनिया के कारण वह मर जाता है। इसमें जो कारण है वो क्या होगा? मौत का जो कारण है वो क्या होगा? वो होगा घोड़े से गिरना, मौत का कारण होगा घोड़े से गिरना। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, श्री महेश अग्नि सुरक्षा के लिए अपने घर में वायरिंग को प्रेरित किया, मतलब घर में वायरिंग करवाई। ठीक है, इसमें कौन सा जोखिम आता है? तो इसमें आता है जोखिम में कटौती। ठीक है, आयुष ने अपने घर को फायर प्रूफ कर दिया, तो इसमें जोखिम में कटौती हो गई है और उसने जोखिम कम कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, श्री सुरेश ने 20 वर्षों के लिए एक पॉलिसी ली। ठीक है, जिसके तहत 20 वर्ष के बाद परिपक्वता प्राप्त करता है, उसे किस योजना के लिए आवेदन किया गया है? उसने किया है, तो इसने किया है बंदोबस्ती योजना के लिए।
बंदोबस्ती योजना, जिसमें कि एक टाइम पीरियड तक आपको पैसे भरने हैं, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, तो उसको कहते हैं बंदोबस्ती योजना। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा, ये देखिए। 32 साल के कपिल हेल्थ कवर लेना चाहते हैं। ठीक है। लंबी प्रक्रिया, चिकित्सा प्रक्रिया, अवधि और प्रसंस्करण में देरी के बिना, मतलब कि वो शॉर्ट लिस्ट में जल्दी जल्दी काम करवाना चाहते हैं, अपना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, गैर चिकित्सा अंडर राइटिंग, गैर चिकित्सा अंडर राइटिंग के अंदर ये किया जाएगा, सिर्फ लिख के दे देगा कोई, उससे उसका काम चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संतोष ने म्यादी पॉलिसी के लिए आवेदन किया, उसकी अनुमानित मृत्यु दर मानक जीवनों की तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए उसे कम प्रीमियम लिया जा रहा है। ठीक है। जोखिम वर्गीकरण के अंतर्गत संतोष को डैश के तहत वर्गीकृत किया गया जाएगा। इसका आंसर है वरीयता प्राप्त जोखिम, वरीयता प्राप्त जोखिम के तहत। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, ये देखिए। कोई महेश है, महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी ली। ठीक है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुपदेशन किया है। महेश को दिल का दौरा पड़ा और गंभीर बीमारी के तहत 50,000 रुपये का एक दावा उत्पन्न हुआ। ठीक है। इस मामले में अस्पताल में क्या इस मामले में अस्पताल में क्या जाएगा, तो इसका आंसर है हमारा, इस मामले में क्या जाएगा, करण, करण जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला, शीतल है कोई 32 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी प्रत्याशित मृत्यु दर मानक जीवन बीमा की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि वो जवान है, तो उसकी जो रेशो है मरने का, वो बहुत कम रिस्क है उसका। ठीक है। शीतल को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, इसका है पसंदीदा जोखिम, पसंदीदा जोखिम में किया जाएगा इसको। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, एक सेकंड, ये देखिए। विक्रम ने बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन किया। ठीक है। उसकी प्रत्याशित मृत्यु दर सामान्य से अधिक है। ठीक है। जीवन का वर्गीकरण के तहत किया गया है, इसका आंसर है उपमानक जीवन में, उपमानक जीवन में। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वो भी आपको मैं करा देता हूँ, ताकि आपकी एक बार रिविजन हो जाए। तो IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। TPA की फुल फॉर्म क्या होती है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। PPN की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रिफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। ठीक है। RTI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। MRI की फुल फॉर्म क्या होती है इस केस में, तो इसमें बोलते हैं मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। इसके बाद हमारा MWPA के फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर है मैरिड वुमेन प्रोप्राइटर एक्ट। ठीक है। देखिए मैंने बता दिया आपको जो ऑप्शन टाइप पे थे। एक सेकेंड और दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, ये देखिए, हीरा। MWPA की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका आंसर है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। ESI की फुल फॉर्म क्या होती है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। फ्री लुक पीरियड कितने दिनों का होता है, तो 15 दिनों का होता है। इस बीच में जो कस्टमर है जिसने पॉलिसी ली है वो वापस कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है अस्पतालीकरण कितने दिनों में होता है, तो 30 दिनों में होता है। जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो 30 दिनों के अंदर होती है, और जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो 60 दिन के अंदर होती है। इस तरीके से होता है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, डैश प्रीमियम का दावा रहित बोनस की गणना की जाती है। जीवन बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम पर दावा रहित बोनस की गणना की जाती है। ठीक है। प्रस्तावकर्ता की घोषणा कहाँ निहित होती है, तो प्रस्ताव पत्र के अंत में, प्रस्ताव पत्र के अंत में उसको साइन करना होता है। ठीक है। बीमा पॉलिसी मांगने वाले
डैश व्यक्ति के रूप में जानी जाती है। पॉलिसी धारक, अगर आपने पॉलिसी करवा ली है तो आपको पॉलिसी धारक बोला जाएगा। ठीक है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या होता है? तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत होता है जीवन बीमा अनुबंध पर लागू होता है और यह एक बीमा कराने वाले बीमा से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और दोनों सही है, इस तरीके से है। ठीक है, दोनों सही है इसका आंसर। इसके बाद है हमारा अगला, इनमें से किस दावे पर सबसे अधिक धोखाधड़ी होती है? तो इसका आंसर है उत्तरजीवी लाभ का दावा, उत्तरजीवी लाभ का दावा पर। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये है ना? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वार्षिकी जीवन बीमा के विपरीत क्यों होती है? जो वार्षिकी होती है जीवन बीमा के विपरीत क्यों है? वार्षिकी और जीवन बीमा दोनों में जोखिम कवर प्रदान रहते हैं। वार्षिकी और जीवन बीमा में दोनों जोखिम दर वो दर होती हैं वो अलग सॉरी, वार्षिक और जीवन बीमा में दोनों जोखिम दर प्रदान रहती हैं, दोनों होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, यश पेंशन योजना में खुले बाजार में विकल्प लेना चाहता है। ठीक है, इसके क्या लाभ होते हैं? जो यश है वो पेंशन बाजार खुले बाजार में निवेश करना चाहता है, तो इसका जो तुक है वो है हमारा कर बचाने के लिए, कर बचाने के लिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड ऊपर कर लूँ इसको मैं, ये देखिए, ये रहा, ग्राहक के बीमा जरूरत को समझने में शामिल होता है। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ग्राहक को बीमा की जरूरत है कि नहीं है? तो ये सारी चीज़ शामिल होती हैं, जरूरतों की पहचान करना, जरूरतों की मात्रा, जरूरतों की प्राथमिकता। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु जीवन रक्षा लाभ के दावे की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है, तो जीवन रक्षा लाभ के दावे की रकम किसे भुगतान की जाएगी? तो है कानूनी वारिस को, कानूनी वारिस को भुगतान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समुद्री पोत संबंधित कारोबार का अर्थ क्या होता है? समुद्री पोत संबंधित कारोबार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है हमारा जहाज़ों के सभी प्रकार के बीमा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि समुद्री पोत संबंधी बीमा कौन सा होता है? तो इसका आंसर है जहाज़ों के सभी प्रकार के बीमा, जहाज नाव आदि के। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एजेंट ग्राहक की आवश्यकता के विश्लेषण के बाद आरओपी उत्पाद चुनने के लिए ग्राहक को सलाह देता है, किंतु ग्राहक नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के अनुसार मना कर देता है, तो क्या एजेंट क्या करेंगे? तो इसका आंसर है ग्राहक से करने के बारे में पूछेगा, ग्राहक से मना करने के बारे में पूछेगा कि आप मना क्यों कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकपाल के अवार्ड हैं, लोकपाल के अवार्ड कौन से हैं? तो बीमा कंपनी पर बाध्यकारी और पॉलिसी धारक पॉलिसी के दोनों सही होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, सही होते हैं दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के उस समय पर डिस्चार्ज वाउचर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, दावा भुगतान के टाइम पर। ठीक है। एक बार पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों में बदलाव करने की प्रक्रिया जारी की जाती है, यह क्या कहलाती है? यह संशोधन कहलाती है। अगर किसी पॉलिसी की रूल्स में कोई चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं संशोधन करना। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक ग्राहक की तथ्य सत्र में एकमात्र ध्यान हेल्थ केयर आवश्यकताओं और एस्टेट प्लान पर था। ठीक है। इसके मुख्य रूप से जीवन के किस चरण में आने की संभावना सबसे अधिक है? तो इसके आंसर है युवा विवाहित के साथ बच्चे, युवा विवाहित के साथ बच्चे। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर ये, समुद्री पोत बीमा का अर्थ होता है जहाजों, नावों आदि सभी प्रकार का बीमा। समुद्री पोत बीमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुबंध की वस्तु बनाने के लिए क्या होना चाहिए? तो आपसी संबंध होना चाहिए, आपसी संबंध होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
श्री करण सिंह इंश्योरेंस कंपनी एबीसी के लिए 20 लाख रुपए के एसए का प्रस्ताव बनाते हैं। बीमा कंपनी एबीसी इसके जवाब में अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रस्ताव गणना के लिए एसए का प्रस्ताव करती है। तो इस चरण में करण ए और कंपनी एसए के बीच में एक वैध अनुबंध प्रवेश कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है ये, जो करण और इंश्योरेंस कंपनी एक वैध अनुबंध प्रवेश कर सकते हैं यदि करण बिना शर्त प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नामांकित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे बीमा कंपनी राशि भुगतान करेगी एक पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद। ठीक है, पॉलिसी धारक की मृत्यु होने के बाद ही नॉमिनी को यहाँ पर पैसा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जहाँ टीपीए शामिल होता है अस्पताल परिपूर्ति के लिए डैश के पास उपचार बिल भेजेंगे। तो इसका आंसर है IRDA। ठीक है, एक बीमा कंपनी पहले साल के कमीशन से अधिक प्रतिशत कब दे सकती है? तो इसका आंसर है, एक एजेंट ने 10 साल से अधिक कंपनी के साथ काम किया है तो। एक एजेंट ने 10 साल से अधिक कंपनी के साथ काम किया है तो। ठीक है, निम्न में से कौन सी व्यक्ति की संपत्तियां हैं? आंसर है परिवार की संपत्तियां। परिवार की संपत्तियां हैं, उसकी संपत्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह संभावित खरीदारों की सूची तैयार करने का आसान तरीका होता है। उसका आंसर है सभी विकल्प, संदर्भ, प्रस्ताव पत्र और मौजूदा पॉलिसी धारक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक बीमा कंपनी है आयु के प्रमाण दस्तावेज पर क्यों जोर देती है? आंकलन के लिए, तो जोखिम आंकलन के लिए। ठीक है भाई, वो देखती है ना भाई, अगर जवान है तो जोखिम कम होगा और अगर वो उसकी उम्र ज़्यादा है तो जोखिम अधिक होगा मरने का, तो वो चीज़ देखती है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवन बीमा कंपनियों डैश द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार धनराशि का निवेश करती है। तो इसका है IRDA। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉलिसी की परिपक्वता के 1 वर्ष के अंदर निपटान को डैश दावा कहा जाता है। तो इसका आंसर है भुगतानिक दावा। भुगतानिक दावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, एक आवासीय इमारत के लिए प्रीमियम डैश के माध्यम से निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर है सभी विकल्प के द्वारा। ठीक है, एक बीमा कंपनी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करती है। ठीक है, यह मार्केटिंग का कौन सा प्रकार है? तो यह प्रत्यक्ष प्रकार है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकार। ठीक है, ट्रैफिक सलाहकार समिति और तहत ट्रैफिक सलाहकार समिति डैश के तहत गठित किया गया है। तो है बीमा का अधिनियम 1938। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश के द्वारा बीमा क्षेत्र में आयकर प्रोत्साहन FDA का निर्णय लिया जाता है। तो IRDA। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक गैर जीवन बीमा कंपनी में एक बीमा कराने वाले मुख्य भूमिका समान रूप से होती है। तो उसका आंसर है प्रस्तावित ग्राहकों की संरचना। प्रस्तावित ग्राहकों की संरचना। ठीक है, मोटर पॉलिसी के तहत डैश प्रतिशत को अधिकतम करने के लिए आमतौर पर द्वारा रहित बोनस दी गई है। तो इसका आंसर 25। ठीक है, बीमा कंपनी अपनी जोखिम सीमा से परे जोखिम को कवर करने के लिए किन सुविधाओं का उपयोग करती है? तो इसका आंसर है री इंश्योरेंस का जो भाई यहाँ पर टील उखाड़ के वहाँ लगाते हैं, तो ये होता है इसमें। ठीक है, री इंश्योरेंस। ठीक है, पॉलिसी धारक की शिकायतों का निवारण करने के लिए अन्य प्राधिकरणों का गठन किया गया है। तो यह IRDA। ठीक है, एक व्यक्ति को लाइसेंस के बिना संचालन करने पर डैश जुर्माना किया जा सकता है। इसका आंसर है 1000 रुपये का किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक नगद रहित मुसलमान को नगद रहित सुविधा आदि दवाओं की खरीद के लिए सभी चिकित्सा रिपोर्टों और कैश मेमो के साथ अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल के दौरान आवश्यक होता है।
तो अस्पताल में टीपीए द्वारा एकत्रित, अस्पताल में टीपीए द्वारा एकत्रित। ठीक है। निम्न में से नॉमिनी अनुसूची कौन देता है? सभी विकल्प, सभी देते हैं। निगम हो गया, सॉरी निर्गम हो गया, पॉलिसी धारक हो गया, पॉलिसी शुरू होने से पहले हो गया। ठीक है। IRDA विनिमय बीमा कंपनी के अनुसार प्रस्तावों पर अपना निर्णय देने की अधिकतम अवधि क्या होती है? 30 दिन होती है, 30 दिन होती है। ठीक है। परम संदर्भ का सिद्धांत क्या होता है? तो चाहे अनुरोध किया गया है या नहीं, प्रस्तावित किए जा रहे जोखिमों के लिए सभी तत्वों की सामग्री शुद्धता और पूरी तरह से प्रकट होनी चाहिए। ठीक है। बीमा अनुबंध इस द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, जो बीमा अनुबंध होता है वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। मृत्यु दावा क्या होता है? तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति के लिए भुगतान की गई राशि, ठीक है, उसको कहते हैं मृत्यु दावा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, रूप कुमार समराशीकरण विकल्प लेना चाहता है, वह कितनी अधिकतम राशि वापस ले सकता है? तो 1/3, 1/3 राशि वो वापस ले सकता है। ठीक है। श्री कुणाल ने कार रेस में भाग लिया। बीमा पॉलिसी लेते समय उन्होंने इस जानकारी का खुलासा किया और इससे किस तरह का खतरा हो सकता है? भाई वो कार रेसिंग करता है तो नॉर्मल सी बात है, वो हमसे ज़्यादा सीरियस वाला काम कर रहा है, तो उसमें उस केस में क्या होगा? व्यावसायिक खतरा होगा, व्यावसायिक खतरा होगा क्योंकि उसका काम है वो। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अत्यधिक अच्छी भावना से सही ढंग से सभी जानकारी देने से एक सकारात्मक कर्तव्य की परिकल्पना की जा सकती है कानून के तथ्य से। अगर आप कोई इंश्योरेंस करवाते हो और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सही सही डालते हो, सही से इन्फॉर्मेशन देते हो, तो कानून की दृष्टि से आप सही काम कर रहे हो एक तरह से, और अच्छा यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, भविष्य में भी आपके साथ। अगला क्वेश्चन है, एक एजेंट को बचत उत्पादों में अपने निवेश से संबंधित ग्राहक की मानसिक स्थिति को समझने के लिए क्या करना चाहिए? तो तथ्य को जानना चाहिए, तथ्य को जानना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? जीवन बीमा कर्ता द्वारा। स्वास्थ्य बीमा जीवन बीमा कर्ता द्वारा ही प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस वाला ही प्रदान करता है। ठीक है। जीवन बीमा की जरूरत इन्हें प्रदान करने के लिए क्या होता है? उपरोक्त सभी है, ये उपरोक्त सभी इसमें आएगा। ठीक है भाई, जरूरत क्यों होती है जीवन बीमा की, लाइफ इंश्योरेंस की? तो वही चीज़ है। ठीक है। यहाँ पर एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में प्रतीक्षा अवधि में इसको संबोधित किया जाता है प्रीमियम बोलते हैं इसको, जो आपको हर महीने देना पड़ता है किस्तों में, उसको बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 बार ब्याज दरों में वृद्धि करने के बाद शेयर मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। शेयर मूल्य क्या होते हैं? परिवर्तनशील। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत परिपक्वता लाभ क्या होता है? इसका आंसर है फंड वैल्यू, फंड वैल्यू। ठीक है। दोस्तों ये थे 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इन क्वेश्चंस को लेकर या किसी अदर स्कॉलरशिप या कोई और चीज़ को लेकर, किसी वीडियो को लेकर, किसी डाउट को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।